Hi everyone, I welcome you all to the official YouTube channel of Chandigarh Career Group. My name is Abhishek and I am the physics faculty. And today I am in front of you in order to discuss the question paper of physics of session 2022 of CDS. So without any delay, let's start with that. The first question that we have is that an object is dropped from a height onto the floor, which one of the following remains uniform as it falls? देखिए एक ऑब्जेक्ट है which has been dropped from a specific height, एक पर्टिकुलर हाइट से एक ऑब्जेक्ट जो है जो ड्रॉप हुआ है. सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड इट ड्रॉप्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक हाइट. एक पर्टिकुलर हाइट से ऑब्जेक्ट ड्रॉप हुआ है. वी नीड टू फाइंड आउट दैट व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन कांस्टेंट. कौन सा में कांस्टेंट होगा? एक्सेलरेशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. आई विल गिव यू 10 seconds to just try it and then we will discuss. कीजिए, इसको ट्राई कीजिए. देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. एक बॉडी है, एक बॉल समझ लीजिए, h हाइट से उसको थ्रो किया गया है and we need to find out of these four which one is constant. Kinetic energy जो है that is half mv square. Potential energy is simply mgh. Third one is momentum. P is equals to mv. And next one is acceleration which is g, acceleration due to gravity. तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहां पर देखिए द कॉमन पॉइंट इज इन ऑल दीज थ्री क्वांटिटीज देयर इज वेलोसिटी. वेलोसिटी नॉट थ्री, इन दो क्वांटिटीज के अंदर वेलोसिटी है और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी क्योंकि बॉडी जैसे जैसे नीचे आएगी उस पर एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है. 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि एक सेकंड के अंदर स्पीड जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो जाएगी, विच मीन्स दैट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट. तो इन दो ऑप्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो जा चुकी है. अब बात करते हैं mgh. अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो mgh के अंदर जो आपके पास h है, h इज व्हाट? h इज हाइट. तो हाइट जो है वो चेंज होगी. सपोज यहां पर h है, यहां पर कितनी रह गई है? सपोज h/2 रह गई है. यहां पर कितनी रह गई है? h/4 रह गई है. सो इट मीन्स दैट पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगा. व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट करेक्ट ऑप्शन इज ए, एक्सेलरेशन. g की जो वैल्यू है दैट इज सपोज टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो फर्स्ट का जो ऑप्शन है दैट इज ए ऑप्शन. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. देखिए फर्स्ट का जो है दैट इज ए. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस. थोड़ा सा हम आपको बताने की कोशिश करते हैं. देखिए कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस होता है बेसिकली इस तरीके से, इस तरीके से. इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. आप हमसे पूछा गया है इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस. ये रहा फोकस, फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. देन इमेज इज एट द फोकस ऑन द सेम साइड, एट द फोकस ऑन द अपोजिट साइड, कोइंसिडेंट विद द लेंस एंड एट इंफिनिटी. बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है. अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, दो बातें समझ लीजिए. नंबर वन, कन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस. लाइट रेस को जो है कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग लेंस. पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू इज देखिए जब ऑल्दो बहुत सारी रेज पास होंगी लेकिन पहली रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी इट विल पासेस थ्रू द अदर फोकस. द सेकेंड रे इज पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. तो इफ यू सीन इट वेरी केयरफुली इट इज पैरेलल, इट इज कांस्टेंट. आप देख सकते हैं कांस्टेंट है. इसका मतलब दे विल मीट बिहाइंड द लेंस. लेंस से पीछे कहीं इंफिनिटी पे मिलेंगी. सॉरी सॉरी सॉरी,
दे गोना मीट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे मिलेंगी जा करके, ना पीछे मिलेंगी ना आगे मिलेंगी। ये देखिए, ये देखिए, दे गोना मीट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जा करके मीट कर जाएंगी, ना पीछे मिलेंगी ना आगे मिलेंगी, कांस्टेंट डिफरेंस उतना ही रहेगा और इन्फिनिटी पे जा करके दे गोना मीट। तो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, डी, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जा करके मिलेंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Yes, they're gonna meet at infinity. Question number 3. Which one of the following statement about the aperture of a convex lens is correct? Aperture के बारे में बात करनी है। देखिए, aperture means, थोड़ा सा समझिए, convex lens की बात हो रही है, तो convex lens बनता कैसे है? दो refracting surface एंड दिस इज द कन्वेक्स लेंस। ये है हमारे पास कन्वेक्स लेंस, दिस इज कन्वेक्स लेंस। सो कन्वेक्स लेंस का जो अपर्चर है, दिस वन अपर्चर, फर्स्ट ऑप्शन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये होगी भाई रेडियस, देर आर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको आप अगर R1 बोल रहे हो, इसको R2 बोल दीजिए, तो दिस विल कैन नीदर इक्वल टू दिस नॉर दिस। फर्स्ट इट इज इक्वल टू फोकल लेंथ, जी नहीं, फोकल लेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्राइमरी फोकस, तो फोकल लेंथ के इक्वल भी नहीं है। इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स फोकल लेंथ, नो दैट इज नॉट करेक्ट। इट मींस दैट वी आर जस्ट लेफ्ट विद वन ऑप्शन एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, कर्वेचर की जो रेडियस है उसके इंडिपेंडेंट है। तो C is the correct option. Option number C is correct. Let's move to the next one. When water is heated from 0 to 4 degree Celsius, its density is. जब वाटर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक हम हीट करते हैं तो डेंसिटी किस तरह से चेंज होगी? देखिए, इवेंचुअली वाटर इज अ लिक्विड, और जब आप लिक्विड को हीट करोगे सो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट its volume increases. Liquid does not have surface area और length, तो वॉल्यूम बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ जाती है। by which relation? V is equals to V naught 1 plus gamma delta T। ये एक रिलेशन होता है हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन में। पॉइंट इज दिस गामा इज एक्चुअली apparent, it is gamma liquid माइनस गामा सॉलिड। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई इज इट सो? क्योंकि आप लिक्विड को ऐसे हीट नहीं कर सकते, किसी न किसी सॉलिड की जरूरत पड़ेगी, किसी सॉलिड बर्तन में डाल करके या किसी और कंटेनर में डाल करके यू हैव टू हीट दैट, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ सॉलिड। तो उसके लिए क्या होगा, गामा लिक्विड, सॉलिड में भी एक्सपेंशन आएगा, बट द पॉइंट इज वाटर, वाटर की जो डेंसिटी है दैट इज, इट इज अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस। इफ यू सी द ग्राफ, डेंसिटी विद टेम्परेचर, डेंसिटी और अगर टेम्परेचर का हम लोग ग्राफ देखते हैं तो कुछ ऐसा आएगा ग्राफ। एट 4 डिग्री सेल्सियस इट इज मैक्सिमम, 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम है, बट हमसे पूछा, डेंसिटी ही पूछी गई है, सो ऑब्वियसली इट विल इंक्रीजेस, वो इंक्रीज कर जाएगी, इट विल इंक्रीजेस, वो इंक्रीज कर जाएगी। सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से अर्थ सरफेस पे किस पे डिपेंड करता है? देखिए, ये अर्थ है एंड दिस इज द सेंटर, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये जो इनके बीच डिस्टेंस है दिस इज आर, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। इसका जो मास है लेट्स से दैट इज इक्वल्स टू m, so there will be a force of gravitation between that body and earth
GMM upon R square. And according to Newton's third law, if Earth is actually applying a force on it, तो ये भी एक फोर्स लगाएगा अर्थ पे ड्यू टू एक्शन रिएक्शन. Due to action reaction, it will also apply a force. Action reaction, it will apply a force. वो कितनी होगा? उसके वेट के बराबर. Yes. So the left hand side of both the equations are same. So mg is g m upon r square. The m will get cancelled and we get g is equals to gm upon r square. This is the expression for acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity के लिए हमारे पास जो expression आया that is this gm upon r square. First option mass only, no. केवल मास नहीं है. Second option radius only, no. थर्ड ऑप्शन बोथ मास एंड रेडियस, इट इज द करेक्ट. देख लीजिए मास भी है रेडियस भी है. दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसकी वैल्यू सेम रहेगी एट एवरी पॉइंट. इट हैज द लिबर्टी ऑफ द वर्ड यूनिवर्सल. यूनिवर्सल इसीलिए बोलते हैं जिसकी वैल्यू कहीं पर चेंज ना हो. चलिए जी, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. सी द करेक्ट वन इज बोथ मास एंड रेडियस. नेक्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास if an object of mass 10 kg is moving with a speed of 10 meter per second, then the linear momentum and the kinetic energy of the object will be. Take your time and try to do it. Try to do it. I'll give you 1 minute. Just try to do it. Try कीजिए इसको. It's a very simple question. What you have to do is to use the legitimate relation. एक relation use करना है. Kinetic energy और linear momentum का एक relation होता है, उस relation को आपने use करना है. So it's a very simple question. Try कीजिए. Done? चलिए देखिए. Let's see it. Now see. If an object of mass 10 kg is moving with uniform speed of 10 meter per second, we are given with the speed. हमें speed given है 10 meter per second. We are given with the speed. Second thing, then the linear momentum and kinetic energy, and mass is also given 10 kg. So we need to find out first of all linear momentum. P is equals to mv. 10 into 10, that comes out to be 100 meter per second. देखिए the point is that if 100 comes in just one of the option, तो एकदम से आपको काइनेटिक एनर्जी निकालने की जरूरत नहीं थी. लेकिन क्योंकि दो ऑप्शन में 100 आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी. सो काइनेटिक एनर्जी इज सिंपली हाफ mv square 1/2 10 into 10 into 10 because there is a square 5. तो ये आ जाएगा आपके पास 500 जूल. जूल भी बोल सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं. बट आई जस्ट लाइक टू ऐड समथिंग टू इट. आपको ऑर्डर समझना है. लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी एंड देयर इज अ यूजेज ऑफ द टर्म रेस्पेक्टिवली. तो पहले जो है देयर इज लीनियर मोमेंटम देन काइनेटिक एनर्जी, दोनों का इक्वल यूज करना है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सॉरी, करेक्ट वन इज दिस.
ए ऑप्शन, इट्स 100। जो लीनियर मोमेंटम है वो 100 है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो 500 है। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, नाउ सी, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन। वी आर गिवन विद, पहले आप कीजिए इसको ट्राई, आई विल गिव यू सम टाइम, जस्ट ट्राई इट। देखिए, now see, there is a resistor, there are two resistors, they are connected in series, and there is a capacitor. You have to remember that whenever there is a capacitor connected in the circuit, what it will do, it will use the current to charge itself. मतलब कि ये वाला जो रेजिस्टर है वो काम नहीं करेगा। यस, द कैपेसिटर विल बी यूज्ड इन स्टेडी स्टेट। एक स्टेट होती है कैपेसिटर की, स्टेडी स्टेट। जब जब कैपेसिटर उसमें यूज होगा तो वो कोई करंट पास होने नहीं देगा। इट मींस नो करंट, no current will pass through it, no current will pass through it। कोई भी करंट इस वाली आर्म्स में से पास नहीं होगा। अब एक ये बचा है, एक ये बचा है, बोथ आर इन सीरीज, दोनों के दोनों सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी R1 प्लस R2। अगर वो सीरीज में है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट ऐड देम सिंपली। तो ये आ जाएगा 10 प्लस 10, कितना आ गया, 20 ओम। हमें क्या कैलकुलेट करना है, करंट, करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का यूज करना पड़ेगा। V इज इक्वल्स टू आई आर, और यहां से I की वैल्यू आ जाएगी V बाय R। V कितना है 10, R कितना है 20, कितना आ गया 1/2, एंड ऑप्शन इज 0.5 एम्पियर। तो दिस इज ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन है। चलो, इट्स ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन on which of its following characteristic। Pitch means how, you know, how high we are able to speak, so that is the function of frequency। सबको लगता है it is the function of amplitude, no, it is the intensity that depends on amplitude। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के पिच के लिए फ्रीक्वेंसी, पिच इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। Yes, it's frequency. Question number 9. The device used for measuring electric current. Of course, it's ammeter. But एक बात और बताऊंगा. It's ammeter. See, there are two devices which has been used to measure current. एक होता है हमारे पास ammeter. एक होता है हमारे पास गैल्वेनोमीटर। एक होता है एमीटर, एक होता है गैल्वेनोमीटर। जी हाँ, फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये लार्ज करंट को ये मेजर करता है, ये मेजर करता है, ये डिटेक्ट करता है। तो इन फ्यूचर इफ यू गेट द क्वेश्चन लाइक अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट एंड यू fortunately or unfortunately you get both the option emitter or galvanometer, so remember that galvanometer is the correct option because it used to detect or even a very small current, बहुत छोटे से करंट को भी डिटेक्ट करता है, वेरी स्मॉल करंट, बहुत छोटे से करंट को भी डिटेक्ट करता है। चलिए जी,
Let's move to the last one. It's ammeter for this. A material wire of length L, diameter D has a resistance R. What would be the resistance of another wire of same metal and of same length but having double diameter? देखिए, we need to find out the resistance. सबसे पहले resistance की बात करते हैं. There are two relations to calculate resistance. First is V upon I. Second is rho L upon A. तो एक बात तो श्योर है कि ये तो नहीं यहाँ पे यूज करना है. वी हैव टू यूज दिस, हमें ये यूज करना पड़ेगा. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन आपको लेंथ एरिया गिवन है और सेम मेटल का बना हुआ है, तो मतलब दे कमेंट अबाउट द रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी पे भी उन्होंने कमेंट किया है. सेम मेटल है तो रेजिस्टिविटी